तो चलिए हम बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है? धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है? जो आपका धरातल है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर आपका किस चट्टान का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है? तो यही आपसे प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन ए है आपका आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी आपका अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी आपका कायांतिक चट्टान, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका धरातल है, धरातल की बात करें तो आपका सर्वाधिक चट्टान कौन सा पाया जाता है? तो आपको बता दें अवसादी चट्टान। कौन सा चट्टान हो जाएगा? तो अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान की बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं? तो आपको बता दें, तो पहला तो हो जाएगा आपका कोयला हो जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं एल्यूमिनियम हो जाएगा, उसके बाद बॉक्साइड हो जाएगा, उसके बाद लोहा हो जाएगा। तो आपको बता दें कि इनमें से सबसे ज़्यादा आपका किसका चट्टान पाया जाता है? आग्नेय की अवसादी। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। कौन सा चट्टान हो जाएगा? तो अवसादी चट्टान आपका धरातल में सबसे अधिक पाया जाता है। बात करें कि अवसादी चट्टान में क्या पाया जाता है सर्वाधिक, तो आपको बता दें कोयला हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद आपका हो गया बॉक्साइड हो गया, लोहे का अयस्क। तो आपको इसे भी याद कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? तो अगला प्रश्न क्या है? रूपांतरित, क्या लिखा है? रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है? मतलब डॉट डॉट करके क्वेश्चन है, तो मतलब किस चट्टानों से होती है? ऑप्शन है आपका आग्नेय से कि तलछटी से, कि ऑप्शन सी है आपका आग्नेय और तलछटी दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका रूपांतरित चट्टान है क्या है? जो आपका रूपांतरित चट्टान है की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो आपको बता दें आग्नेय चट्टान के द्वारा भी हुई है, और जो तलछटी है इसके द्वारा भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें जो आपका रूपांतरित चट्टान है, आग्नेय और तलछटी दोनों के द्वारा आपका निर्माण हुआ है चट्टानों का। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करके जाना, क्योंकि आपको बता दें कि आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को देखना, और अन्यथा कोई बात नहीं। क्योंकि यूट्यूब पर हम आपको बता दें कि यूट्यूब पर हमसे अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड है, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तभी पढ़ना, अन्यथा कोई बात नहीं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? भूकंपों, क्या लिखा है? भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है, और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। तो कैसे लहरें उत्पन्न होती है? तो जो आपका महासागर है, महासागर में आपका भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? जो आपका महासागर है, महासागर में आपका भयंकर लहरें उत्पन्न होती है, तो जो आपका इस लहर का क्या नाम है? तो ऑप्शन है आपका ज्वार भित्ति, ऑप्शन बी आपका सीतेज, क्या लिखा है? सीचेत, सीचेस वो लहर है, उसके बाद है सदाशिव सुनामी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? तो जो आपका भयंकर महासागर में लहरें उत्पन्न होती है, उन लहरों का क्या नाम है? तो आपको बता दें सुनामी। सुनामी का नाम तो आप लोग बहुत सुना होगा कि यहाँ पे सुनामी आ गई है, तो आप लोग इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो जो आपका भयंकर लहरें उत्पन्न होती है, तो इसी को हम बोलते हैं सुनामी बोलते हैं। इसी नाम से जो लहरें होती है, लहरें आपका सुनामी उत्पन्न करती है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न है आपका लंबे समय, क्या लिखा है? लंबे समय शांत रहने की पश्चात, पश्चात का मतलब बाद में, बाद विस्फोट होने वाली ज्वालामुखी क्या कहलाती है? जो आपका लंबे समय तक आपका शांत रहने के पश्चात विस्फोट होती है ज्वालामुखी, उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है आपका मृत ज्वालामुखी बोलते हैं, कि सुषुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं, कि आपका सक्रिय ज्वाला की सक्रिय ज्वालामुखी, क्या बोलते हैं? तो आपको बता दें जो लंबे समय तक आपका ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, उस ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें सुषुप्त, क्या बोलते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। जो कि आपका जो लंबे समय तक शांत रहता है, बाद में विस्फोट होता है, उस ज्वालामुखी को हम सुषुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। और वहीं पर बात एक क्वेश्चन और बन सकता है आपसे, कि जो आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है, तो जो आपका ज्वालामुखी है,
ज्वालामुखी की बात यहाँ पर हुई है तो एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो सकता है। तो जो आपका संसार का सबसे सुंदर ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता दें कौन सा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है फ्यूजियामा। कौन सा ज्वालामुखी हो जाएगा, तो जो आपका संसार का सबसे सुंदर ज्वालामुखी है तो सुंदर ज्वाला आपका फ्यूजियामा हो जाएगा। क्या कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता दें फ्यूजियामा। फ्यूजियामा की बात करें तो आपका फ्यूजियामा किस द्वीप पर है, तो आपको याद रखना है होन्शु द्वीप। किस द्वीप पर है, तो जो आपका फ्यूजियामा द्वीप मतलब ज्वालामुखी है तो आपके होन्शु द्वीप पर है। और वहीं पर बात करें कि किस देश में है, तो आपको बता दें जो आपका फ्यूजियामा है जापान देश में है। किस देश में है, जापान देश में है। तो उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है। तो आपको हम अभी जस्ट हम बताए हैं तो कौन सा देश हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। तो आपको याद रखना है फ्यूजियामा आपका होन्शु द्वीप पर है। किस द्वीप पर है, तो आपकी होन्शु द्वीप पर है। और किस देश में है, जापान देश में है। और बात करें कि जापान का सबसे ऊर्जा पर मतलब सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पर्वत कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता दें फ्यूजियामा हो जाएगा। तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होते हैं। तो जो आपका सर्वाधिक आपका ज्वालामुखी विस्फोटक उद्गार होता है किसके द्वारा, हवाई तुल्य के द्वारा, कि पिलियन तुल्य के, कि स्ट्राम्बोली तुल्य, कि वल्केनियन तुल्य। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा होता है, तो आपको बता दें पिलियन तुल्य के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, एल नीनो, क्या लिखा है, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। तो जो आपका एल नीनो जलधारा है कहाँ पर प्रकट होती है, ब्राज़ील के तट पर होती है, कि पेरू के तट पर, कि अलास्का के तट पर, कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो जो आपका एल नीनो जलधारा है, एल नीनो जलधारा की बात करें तो कहाँ पर प्रकट होता है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस जगह पर होता है, तो जो आपका पेरू का तट है, पेरू के तट पर आपका कौन सा जलधारा प्रकट होती है, तो आपको बता दें एल नीनो जलधारा उत्पन्न होती है। तो आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के अगर क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम आपको बता दें कि यूपीपी से रिलेटेड आपको हम बता दें कि हमारे चैनल पर और पहले से वीडियो अपलोड है। और हम आपको बता दें कि आने वाले टाइम में हम आपको सभी मतलब सब्जेक्ट के क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको बताने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा, आपको हमारा समझाना अच्छा लगता होगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर लेना। बात करें कि क्यों शेयर करना है, तो आपको बता दें अगर आपको अच्छा लगता है तो अगर आपके दोस्तों में अगर शेयर करेंगे तो अगर आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे होंगे तो अगर उनको अच्छा लगेगा तो आप लोगों को बता दें कि हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। तो उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर में आपका धरातल के नियम दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी है। तो कौन सा उत्तरदायी हो जाएगा, ऑप्शन है आपका हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है, ऑप्शन बी आपका हिंद महासागर मानसूनी प्रभाव पाया जाता है, ऑप्शन सी है आपका हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है, कि ऑप्शन डी है आपका हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में जो आपका मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, तो आपको बता दें कि सागर धाराओं के नियमित दिशा, नियमित का मतलब कंटिन्यू दिशा में आपका परिवर्तित होते रहता है। तो मानसून से यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है, तो मानसून मतलब एक समान रहता है कि या मतलब अलग अलग, तो आपको बता दें हर टाइम में मानसून जो आपका अलग अलग होता है।
तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न है आपका काला सागर। काला सागर की बात करें तो काला सागर में आपका लवणता की मात्रा कम होने का कारण क्या है? तो जो आपका लवणता कम किस कारण होता है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ऑप्शन यदि आपका जल का स्थिर होना, कम तापमान, कम वाष्पीकरण, नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो जो आपका लवणता की कमी किस कारण होती है मतलब काला सागर में, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? तो जो आपका नदियां हैं, नदियां अगर स्वच्छ रहेगी, जल की आपूर्ति सही होगी, तो आपको बता दें इसकी लवणता कम होगी। अगर बात करें कि जो नदियां हैं, नदियां अगर गंदगी से भरी रहेंगी तो जो आपका काला सागर की लवणता है उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी, मतलब खारा हो जाएगा। तो आपको इसे भी अच्छे से याद कर लेना है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? क्या लिखा है? उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल। क्या पूछा है? जलमंडल का विस्तार। तो जो आपका जलमंडल का विस्तार है कितना पाया जाता है? 60% की 63 की 60.7% की 80.9%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो आपका उत्तरी गोलार्ध में कितना पाया जाता है? तो आपको बता दें 60%। वहीं पर बात करें कि जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में आपको बता दें कि जो जलमंडल है कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 80%। और वहीं पर आपसे पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 60 और दक्षिणी में आपका 80% आपका जल पाया जाता है। वहीं एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो आपका जल मंडल का विस्तार है टोटल मतलब कितना है पृथ्वी का लगभग? तो आपको बता दें पृथ्वी का लगभग 71% है। कितना है? तो आपको याद रखना है जो पृथ्वी का लगभग कितना है जल मंडल का विस्तार, तो आपको बता दें 71% है। वहीं पर एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ की जो आपका स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल आपका कितना प्रतिशत आपका है? तो आपको बता दें 2.5%। कितना है? तो जो आपका स्वच्छ मतलब पीने लायक जल, तो जो मीठा जल है, पीने लायक जल है कितना प्रतिशत है? तो आपको बता दें 2.5% ही आपका पीने योग्य है। अब बात करें कि उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में आपका 60 हो जाता है, दक्षिण गोलार्ध में 80। अब बाकी बात करें तो आपका पृथ्वी सहित पृथ्वी के लेकर आपको 71% हो जाता है। तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। पीने योग्य आपका 2.5% ही, जो कि बहुत ही कम आपका स्वच्छ जल पाया गया है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? महासागरीय गर्तों में। क्या लिखा है? महासागरीय गर्तों में सामान्यतः गहराई कितनी होती है? 5000 होती है कि 5500 की 7000 की 10,000? तो जो आपका महासागर है, महासागर की सामान्यतः कितनी गहराई होती है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? 5500। बात करें कि अगर 5500 से कम अगर होगा तो आपको बता दें कि महासागर तब नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? तो आपको बता दें कि महासागर की नाप मतलब इतना गहराई होता ही है, मतलब अगर इससे कम रहेगा तो उसे महासागर नहीं बोलेंगे। तो बात करें कि महासागर गर्तों की सामान्यतः गहराई कितनी होती है? तो आपको बता दें 5500। कितना? 5500 मीटर आपका गहराई पाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला है आपका किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण आपका ज्वार भाटा आता है? तो जो आपका ज्वार भाटा आता है किसके कारण आता है, किस गुरुत्वाकर्षण के कारण? तो ऑप्शन है आपका पृथ्वी का चंद्रमा पर होना, पृथ्वी का सूर्य पर होना, सूर्य, उसके बाद है आपका सी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का होना, ऑप्शन डी आपका चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो आपको बता दें जो आपका ज्वार भाटा है आता है किसके कारण आता है? तो गुरुत्वाकर्षण क्या कारण आता है। और एक क्या कारण हो सकता है? तो एक कारण और हो सकता है, कौन सा? तो आपको बता दें जो आपका पृथ्वी का सूर्य पर होना, मतलब है जैसे पृथ्वी और सूर्य है तो पृथ्वी सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण आपका ज्वार भाटा आता है। तो गुरुत्वाकर्षण का कार्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी अपने ओर आकर्षित करती है, कोई भी वस्तु को अपने ओर आकर्षित खींचती है, मतलब अपने तरफ खींचती है, तो उसे ही हम आपको बता दें गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके कारण आपका ज्वार भाटा आता है? तो आपको बता दें पृथ्वी का सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण के कारण आपका होता है।
तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, गंगा नदी। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो चापाकार डेल्टा है कि पंजाकार है कि छीड़ाकार है कि नौकाकार? तो आपको बता दें जो गंगा नदी का डेल्टा है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो आपको बता दें इसका है राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए चापाकार का डेल्टा है। किस प्रकार का डेल्टा है? तो आपको बता दें चापाकार। चापाकार का मतलब क्या होता है? तो आपको बता दें चापाकार का मतलब इस टाइप का थोड़ा सा हो सकता है, तो आपको याद करना है चापाकार होता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न है आपका भूकंपीय तीव्रता। क्या लिखा है? भूकंपीय तीव्रता क्या लिखा है? तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली क्या कहलाती है? मतलब मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? जो आपका भूकंपीय तीव्रता है उसको समानता मापने वाले स्थानों को क्या, रेखा को क्या बोलते हैं? आइसोगोनल बोलते हैं कि होमोसिस्मल बोलते हैं कि आइसोसिस्मल बोलते हैं कि आइसोकाइनेटिक बोलते हैं? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें जो इसका ऑप्शन सी है आइसोसिस्मल है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करें कि जो आपका आइसोसिस्मल है इसका काम क्या होता है? तो जो आपका भूकंपीय तीव्रता होती है, भूकंपीय तीव्रता की माप किसके द्वारा होता है? तो आपको बता दें आइसोसिस्मल के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो आइसोसिस्मल के द्वारा आपका तीव्रता मापा जाता है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो यहाँ से आपका प्रश्न क्या है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो आपको बता दें ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। तो जो आपका हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से आपका हुई है? ऑप्शन है आपका टेथिस, आपका सही है आपका बी है आपका शिवालिक, इंडो ब्रह्मा, ऑप्शन डी आपका गोदावरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका हिमालय की उत्पत्ति हुई है किस भूसन्नति से हुई है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका हिमालय की उत्पत्ति की बात करें तो हिमालय की उत्पत्ति टेथिस आपका किस सन्नति से? तो आपको बता दें टेथिस भूसन्नति से आपका उत्पन्न हुई है हिमालय की उत्पत्ति। तो उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अंतर पर्वतीय। क्या लिखा है? अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? तिब्बत का पठार हो जाएगा कि कोलंबिया का पठार कि पेंटागोनिया का पठार कि बोलिविया का पठार? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी, जो आपका पेंटागोनिया का पठार है। बाकी बात करें कि जो आपका अंतर पर्वतीय पठार है आपका तिब्बत का पठार के अंतर्गत है, कोलंबिया में, बोलिविया भी, बाकी तीनों मतलब आपका राइट आंसर है। बाकी जो लास्ट मतलब सी है यही आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो बात करें कि जो आपका पेंटागोनिया है, पेंटागोनिया आपका पठार आपका किस देश में पाया जाता है? तो आपको बता दें अर्जेंटीना। किस देश में? तो आपको बता दें अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। अब बात करें कि इसकी ऊंचाई, तो जो आपका पेंटागोनिया का ऊंचाई है तो आपको बता दें 1493 मीटर। कितना है? तो आपको इसे भी याद कर लेना है कि जो आपका पेंटागोनिया का पठार है कितना ऊंचाई है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको बता दें 1493 मीटर है। और किस देश में पाया जाता है पेंटागोनिया का पठार? तो आपको बता दें अर्जेंटीना देश में। किस देश में? तो आपको बता दें अर्जेंटीना देश में। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? ऑप्शन है आपका ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन बी आपका एटलस, ऑप्शन सी आपका पिरेनीज, ऑप्शन डी आपका एपिनाइन्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका जर्मनी में कौन सा मतलब जो आपका ब्लैक फॉरेस्ट है किस देश में पाया जाता है? तो आपको बता दें जर्मनी देश में। किस देश में? तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जो आपका ब्लैक फॉरेस्ट है किस देश में आपका स्थित है? तो आपको बता दें जर्मनी देश में। किस देश में है? जर्मनी देश में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों को क्रमबद्धता को दर्शाता है। तो जो आपका वायुमंडल की परत है, तो बात करें कि वायुमंडल के परत कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो आपको बता दें 5 प्रकार के। तो आपसे सीरियल बाय सीरियल आपसे पूछा है। तो आपको बता दें सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा मंडल हो जाएगा। तो जो आपका वायुमंडल की परतें हैं कौन सा हो जाएगा? तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर तो पहले हम बाद में देखेंगे। तो
सबसे पहला आपका होता है परिवर्तन मंडल, फिर समताप, फिर मध्य, फिर आयन, फिर यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया ऑप्शन में थोड़ा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो आपका मंडल पृथ्वी पर आपका वायुमंडल पाया जाता है, तो वायुमंडल आपका पाया जाता है क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? तो क्षोभ मंडल पाया जाता है। उसके बाद समताप मंडल पाया जाता है। उसके बाद आपका मध्य मंडल। उसके बाद आपका पाया जाता है तापमान मंडल। उसके बाद आपका वायुमंडल। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया ऑप्शन में, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। तो आपको बता दे रहे हैं कि जो आपका वायुमंडल की परतें हैं, वायुमंडल की परतें आपका 5 प्रकार का पाया जाता है। पहला आपका क्षोभ मंडल, दूसरा आपका समताप मंडल, तीसरा आपका मध्य मंडल, और चौथा आपका तापमान मंडल, और पांचवा आपका वायुमंडल। तो आपको पांचों याद करके जाना है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग इसे याद कर लेना है कि 5 प्रकार के आपका वायुमंडल की परतें पाई जाती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमान मंडल, उसके बाद वायुमंडल। बात करें कि जो आपका क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल आपका कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है? तो आपको बता दें पृथ्वी से लेकर आपका 12 किलोमीटर के रेंज में आपका पाया जाता है। कौन सा मंडल? तो आपको बता दें क्षोभ मंडल। अब बात करें कि समताप मंडल है, जो आपका समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल आपका पाया जाता है 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर। कितना? तो जो आपका पृथ्वी से 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर समताप मंडल पाया जाता है। और बात करें कि क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल पृथ्वी से लेकर 12 किलोमीटर पाया जाता है। वहीं पर बात करें कि जो आपका मध्य मंडल है, मध्य मंडल की बात करें तो मध्य मंडल आपका कितना पाया जाता है? तो आपको बता दें कि 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर। कितना? तो आपको बता दें 50 से लेकर 80 किलोमीटर के रेंज में आपका पाया जाता है मध्य मंडल। और बाकी बात करें कि चौथा जो है, चौथा तापमान मंडल। तापमान मंडल की बात करें तो तापमान मंडल आपका 80 से लेकर कितना? 80 से लेकर आपका कितना पाया जाता है? 80 से लेकर आपका 700 किलोमीटर के रेंज में आपका तापमान। जहाँ पर हम बात करें कि अगर तापमान मंडल में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अधिक तापमान पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? तो बात करें कि सूर्य के करीब आ जाते हैं, तो इसलिए आपका तापमान मंडल वहाँ पर है। और बात करें कि वायुमंडल, वायुमंडल आपका कितना से लेकर कितना पाया जाता है? तो आपको बता दें 700 किलोमीटर से लेकर आपका 10,000 के रेंज में आपका पाया जाता है तापमंडल। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपका वायुमंडल की परतें हैं कितने टाइप के होते हैं? 5 प्रकार के, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमान मंडल, वायुमंडल। तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत था, इसलिए हम आपको पूरा डिटेल में बता दिए हैं। तो उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है आपका वातावरण। क्या लिखा है? वातावरण की परतें वह जो रेडियो तरंग को परावर्तित करती है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए है आपका आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल। तो जो आपका वातावरण की परतें हैं जो रेडियो तरंग को परावर्तित करते हैं, कौन से मतलब मंडल में पाया जाता है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस मंडल में पाया जाता है? तो आपको बता दें आयन मंडल में। और बात करें कि जो आयन मंडल है आपका, आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल में जो आपके रेडियो तरंगे हैं आपका यहीं पे पाया जाता है। किस मंडल में? आयन मंडल में। और बात करें कि जो आपका मध्य मंडल है, कौन सा मंडल? तो आपको बता दें मध्य मंडल की बात करें तो गैसों के कण पाए जाते हैं। किसका कण पाया जाता है? तो आपको बता दें गैसों का कण पाया जाता है। आपका किसका कण पाया जाता है? तो आपको बता दें गैसों का कण पाया जाता है। और बात करें कि जो आपका मध्य मंडल है आपका 80 से लेकर 400 किलोमीटर के रेंज में आपका पाया जाता है। कौन सा मंडल? तो जो आपका मध्य मंडल है 80 से लेकर 400 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा था कि जो आपका वातावरण है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंग को परावर्तित है, मतलब परावर्तित करती है, किस मंडल में? तो आपको बता दें आयन मंडल में। आपसे प्रश्न पूछे कि वायुमंडल में कितनी प्रकार की परतें मतलब वायुमंडल परतें पाई जाती है, तो आपको बता दें 5 प्रकार। कितने प्रकार के? 5 प्रकार। कौन कौन से? तो आपको हम बताए हैं कि क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल और तापमान मंडल। तो आपको पांचों याद करके जाना है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? वायुमंडल। वायुमंडल में क्या लिखा है? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? क्या लिखा है? स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो जो आपका वायुमंडल में आपका ट्रोपोस्फेयर है, कौन सा?
ट्रोपोस्फियर है परत कौन सी पाई जाती है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर। जो कि बात करें कि जो आपका ट्रोपोस्फेयर है कितना रेंज में फैला है, तो आपको बता दें 16 किलोमीटर। कितना? 16 किलोमीटर से लेकर आपका 55 किलोमीटर। कितने रेंज में फैला है आपका ट्रोपोस्फेयर? तो आपको बता दें 16 किलोमीटर से लेकर आपका 55 किलोमीटर के रेंज में आपका फैला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल 20 क्वेश्चन लेकर आए थे, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा समाप्त कर दिए हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिला होगा, तो हमारा समझाना कुछ अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को हम अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। और आपको बता दें कि अगर आप लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है, जीके जीएस, यूपी जीके हम आपको हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।